हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की थी, लाइक डिस्कवरीज हमने डिस्कस की थी कि सेल किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म। अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हमने लास्ट चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी। उसमें से एक बात हमने की थी कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द सेल, तो ये हमने क्या कही थी, ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। अभी तक हमें सिर्फ इतनी चीजें पता थी। अब हम बढ़ते हैं कि इसका कुछ फंक्शन भी होगा। अगर ये प्रेजेंट है तो इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया? अगर आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट का मीनिंग पता होगा तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक तो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, और ये चीजों को सेपरेट करती है। कौन सी चीजों को? सेल के अंदर वाली चीजों को सेल के बाहर वाली चीजों से सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला एनवायरमेंट है सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल जो रीजन है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। अगर मैं सेल के अंदर की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। तो सेल के अंदर का एनवायरमेंट एंड सेल के बाहर का एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बात समझ में आ गई। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीजों को सेलेक्ट करती है और उसके बाद में ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है। आप ये कह सकते हो ये चेक मैकेनिज्म का काम करती है कि सबको, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी चीज सेल के अंदर एंटर कर सकती है या कोई भी चीज सेल के बाहर जा सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ये है कि वो उसको सेलेक्ट करेगी कि कौन सी चीज को अंदर आना है, कौन सी चीज को बाहर जाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहलाती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चल गया तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे दिखती है और किस चीज से बनी है। तो उसका स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, ये दोनों चीजें आपके माइंड में आती होंगी कि ये बनी किससे होती है ना, और दिखती कैसी होगी। तो पहले तो आप स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसको देखिए, उसकी लेबलिंग को अच्छे से देखिए, उसमें क्या क्या लेबल है। बाइलिपिड लेयर मेम्ब्रेन, प्रोटीन, है ना, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ये सारी चीजें लेबल्ड हैं। इवन कुछ कार्बोहाइड्रेट भी आपको दिख रहे होंगे। अब चलिए, अब हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं। ये देखिए, ये है लिपिड बाइलेयर, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सिर्फ यहाँ पे ऐसे बना रखी है, एक्चुअली में ये ऐसी होती है। ठीक है, दोनों तरफ लिपिड की बाइलेयर होती है। बाई मीन्स टू, लेयर, दो लेयर से बनी होती है। ठीक है, लिपिड की लेयर लगी होती है, दो लेयर। अगर मैं सिंगल सिंगल ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, ये सिंगल लेयर हो गई। किसकी लेयर है? लिपिड की लेयर है। और यहाँ पे अगर दो लेयर मैंने बना दी, ये दो लेयर अगर मैंने बना दी तो ये क्या कहलाएगी? लिपिड बाई लेयर। बाई मीन्स टू, दो लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए इट इज लिपिड बाई लेयर, कि लिपिड की लेयर से बनी है, लेकिन बाई लेयर, दो लेयर है, लिपिड की दो लेयर है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब बीच में आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का कि ये क्या है। ठीक है, तो ये है प्रोटीन। बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐड किया है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड, मतलब ये जो दो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है इनको तो हम कहते हैं फोस्फोलिपिड, और ये बीच में आपको क्या दिख रहा है? प्रोटीन। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि अगर आपसे कोई पूछे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, वो किससे बनी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। बाकी इसका डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक और समझो आप। हमने लेयर की बात की थी। अगर मैं सिंगल लिपिड की बात करूं
ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसके दो रीजन हैं, एक है हेड और एक है टेल, ठीक है। यहां पे भी देख लो, ये ऊपर वाले सारे क्या थे, हेड, और अंदर की तरफ ये क्या थी, दोनों तरफ क्या थी, टेल। तो लिपिड के दो स्ट्रक्चर हैं, एक हेड और एक टेल। अब देखो हेड और टेल, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। अब हमें समझना है व्हाट इज हाइड्रोफिलिक एंड व्हाट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब आप सब समझते हैं वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड फिलिंग का मतलब होता है लविंग, मतलब जिसको पानी से प्यार है, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि भाई जिसको पानी पसंद है। तो जितने भी हेड है दोनों तरफ, दे आर वाटर लविंग, मीन्स दे आर हाइड्रोफिलिक। और जो टेल है ये देखो अंदर की तरफ है, ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, मतलब इनको वाटर से प्यार नहीं है, वी कैन से कि इनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। ये क्यों याद रखना है, अब इसको समझो। ये आपका सेल है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि एक्चुअली में ये कहाँ प्रेजेंट है, मतलब कैसा प्रेजेंट है। मैंने तो ऐसा सिंपल एक लीनियर फॉर्म में बता दिया आपको, बट एक्चुअली में ये ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर्व फॉर्म में इमेजिन करो कि चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसी बनी हुई है, ठीक है। तो आउटसाइड क्या हो गए, आउटसाइड अगर मैं बात करूं तो हेड हो गए सारे, और इनसाइड भी सारे हेड हो गए, ठीक है। दो लेयर से बनी है, हमने बात की है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, दैट इज लिपिड बाइलेयर। तो बाइलेयर दो लेयर है, और एक लेयर में हमने देखा था कि हेड होता है, टेल होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हेड है और जो टेल है, हेड की पोजीशन तो बाहर की तरफ है, इधर है, और अंदर की तरफ भी है, ठीक है। और इन बिटवीन दोनों तरफ क्या है, इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो क्या है, टेल है। अब देखो जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म रहता है वहां पे भी वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर की तरफ कौन रहेगा, हेड रहेगा। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक था, वाटर लविंग था। तो दोनों तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, पहले हेड प्रेजेंट होंगे, और उन दोनों के बीच में टेल होगी। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, उसको पानी पसंद नहीं है, मतलब वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती है, ठीक है। और जो हेड है ये हमेशा वाटर के कांटेक्ट में ही रहेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट एंड इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट दोनों में ही वाटर जरूर होता है, ठीक है। लिक्विड जो फ्लूइड कंटेंट है साइटोप्लाज्म, उसका भी बेसिक कंपोनेंट क्या है, वाटर है। तो हम क्या करेंगे, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। तो इन बिटवीन टेल होगी और दोनों तरफ क्या होंगे, हेड होंगे। अब इनके बीच में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो लेयर है ये एक साथ रहती है, एक साथ है, ऐसा बीच में से कोई ऐसा नहीं कि टूट गई है वो लेयर, हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, मूव कर सकती है, बट हमेशा एक लीनियर फॉर्म में ये रहेगी, मतलब प्रेजेंट रहेगी। अब बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका कुछ काम होगा, है ना, फालतू में तो नहीं है। मान लो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जो बात हमने अभी की थी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की, कि चीजों को सेलेक्ट करके ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है, तो वो एंट्री और एग्जिट किसके थ्रू हो रही है, वो प्रोटीन के थ्रू हो रही है, ठीक है। मतलब यहां से ही मान लो दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड दिस इज इंट्रा सेलुलर, ठीक है। ये सेल के अंदर की साइड है और ये सेल के बाहर की साइड है। तो बाहर से अंदर आने के लिए चीजें कहां से आएंगी, लिपिड बाइलेयर से नहीं आएंगी, उसमें जो प्रोटीन लगा हुआ है उसके थ्रू आएंगी। तो आपको समझ में आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन, की बीच बीच में ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि जो एंट्री और एग्जिट है वो किसके थ्रू होगी, वो इन प्रोटीन के थ्रू ही होगी। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब दो मैकेनिज्म आपको पढ़ने हैं, वो है एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस।
आपने डिफ्यूजन का नाम पहले भी सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा है आपने? 9th क्लास में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें आपने पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन। अब हमें पहले तो हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Spontaneous movement of substances from high concentration to low concentration। अब ये कह क्या रहा है कि मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई किसी भी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगरबत्ती का एक एग्जाम्पल है कि जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो पूरे रूम में उसकी महक हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? क्योंकि जो अगरबत्ती है उसकी जो पार्टिकल्स है जो आपने जलाई है उनका कॉन्सेंट्रेशन तो सिर्फ उस जगह पे है, बाकी रूम में तो कहीं नहीं है, तो वो डिफ्यूज होता चला जाता है एयर के अंदर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऐसे ही आप एक इमेज देखिए, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। कैसी दिख रही है वो इमेज? कि कुछ पार्टिकल्स बनाए हुए हैं रेड कलर के और दूसरी तरफ कुछ कम पार्टिकल्स बनाए हुए हैं और आपको लिख दिया गया है कि ये डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर जिस भी पार्टिकल की हम बात कर रहे होंगे, कोई भी सब्सटेंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है हमेशा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इनका मूवमेंट कैसे होता है सेल के अंदर? ठीक है, कि कैसे इनका एक्सचेंज हो रहा है, कि कब सेल के अंदर CO2 आएगा या जाएगा या ऑक्सीजन आएगा या जाएगा, ये सब कैसे डिसाइड होता है, कैसे हमें पता चलता है? अब हमें पता है जैसे नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो एयर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ऑक्सीजन का। 21% ऑक्सीजन है ना, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हाई अमाउंट में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो वो सेल के अंदर मूव करेगी। और सेल के अंदर रेस्पिरेशन चल रही है, तो रेस्पिरेशन जब चलती है तो CO2 रिलीज करता है सेल। तो बाहर के एनवायरमेंट के कंपैरिजन में सेल का जो अंदर का एनवायरमेंट है वहां पे CO2 ज्यादा है, तो वापस से वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। तो CO2 कहां से कहां आएगा? सेल के अंदर से सेल के बाहर आएगा। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। पॉइंट्स में लिख लो आप। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू inside the cell takes place by the process of डिफ्यूजन। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर कैसे जा रही है सेल में? वो डिफ्यूजन की वजह से जा रही है। ऐसे ही हम CO2 का लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। देखो यहाँ पे ये चीज याद रखना, यहाँ पे हम बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहे थे। ऑक्सीजन के केस में बाहर से सेल के अंदर मूव कर रही थी ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे सिर्फ CO2 चिपका दो, ऐसा नहीं है। पूरा सेंटेंस आप पढ़ लेना। तो हम क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल टू आउटसाइड
द सेल टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। तो ये दो चीजें आपसे यहां से एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है और आपका एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ठीक है, कि डिफ्यूजन की वजह से, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आंसर में आपसे इतना लिख के मत छोड़ देना, व्हाट इज डिफ्यूजन उसको भी एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो डिफ्यूजन आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं ऑस्मोसिस। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस को भी हम एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन बोल सकते हैं। किस केस में? वाटर के केस में, कि यहाँ पे हम सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट देखते हैं, वाटर का मूवमेंट देखते हैं कि वाटर सेल के अंदर जा रहा है या वाटर सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है। और इससे पहले हम डिफ्यूजन में क्या देख रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में हम गैसियस का देख रहे थे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका डिफ्यूजन देख रहे थे। अब हम वाटर का डिफ्यूजन देखेंगे, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है, कौन सी प्रोसेस से? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। इस प्रोसेस के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। अब उस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास कुछ सॉल्ट है, ठीक है, और ये आपके पास वाटर है, ठीक है। ये एक बीकर है, इसमें आपके पास वाटर है। तब आपने सॉल्ट एंड वाटर को ऐड कर दिया, मतलब आपने इस बीकर में कुछ सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो ये क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया या 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। तो वो चीनी है, वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। सॉल्ट या चीनी, नमक, चीनी, जो भी आप कहो। ये जो चीज हमने डाली थी वाटर के अंदर, ये क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। और ये डिसॉल्व हो जाती है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ये जो वाटर हमने लिया था ये कहलाएगा सॉल्वेंट। और दोनों को मिक्स करके क्या बना हमारे पास? सॉल्यूशन। तो 3 टर्म आपको क्लियर हो गए, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूशन। आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन 2 चीजों का मिक्सचर है। किसका? उसमें एक पार्ट तो लिक्विड है और दूसरा कोई सॉलिड पार्ट है। इस केस में हम बात करें तो पानी है, दूसरा नमक है, या नमक की जगह हम चीनी भी ले सकते हैं। तो आपको सोल्यूशन समझ में आ गया कि सोल्यूशन क्या है? 2 चीजों का मिक्सचर है। किसका? सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, दोनों से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब हम बात करेंगे 3 टाइप के सॉल्यूशंस की, ठीक है। वो 3 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? वन इज हाइपोटोनिक, वन इज आइसोटोनिक, एंड द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। हाइपो का मतलब होता है लेस, आइसो मतलब होता है सेम, एंड हाइपर मतलब होता है मोर या फिर हाई। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? या तो मैं लिखूंगी मोर या फिर हाई। पर ये है क्या? लेस, सेम, हाई, ये है क्या? टोनिक का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या तो किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा
या किसी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या किसी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। इन 3 टर्म का मतलब तो ये है, पर हम किस सेंस में इसको पढ़ रहे हैं ये हमें समझना अब जरूरी है। आप ये समझो, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने इतना अमाउंट वाटर ऐड किया है, ठीक है, हाफ ऑफ द बीकर इज फिल्ड विद वाटर, और उसके बाद में आपने इतना अमाउंट आपने इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी कि आप सॉल्ट, इसको यहां पे हम ले सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट इज लेस। सॉल्यूट क्या है, जो रेड वाला जो पोर्शन है ये है सॉल्यूट, और जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमने लिया है वाटर, ठीक है। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, सॉल्यूट लेस, सॉल्वेंट मोर, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिख दी है कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। तो क्या अब आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक से आप समझ जाना, इसके अंदर सॉल्यूट इज लेस, सॉल्यूट कम है तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट विल बी मोर, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, हाइपोटोनिक वर्ड है, ये चीज हमें ये बता रहा है, पर ये चीज हमें खुद ही समझनी है। जब ये बता रहा है कि सॉल्यूट लेस है तो हमें खुद ही समझ जानी है कि सॉल्वेंट मोर होगा, ठीक है। एक ये कंडीशन है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, आइसोटोनिक। तो वापस से आप एक बीकर बनाओ यहाँ पे। अब इसमें क्या करोगे, अगर आपने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो इसमें सॉल्वेंट भी इसके इक्विवेलेंट ही ले लो, उतना ही सॉल्यूट ले लो, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ये लिख सकती हूं मैं। इस केस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही सेम है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक है, एक जैसा है, दोनों ही सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे सॉल्यूट वॉज लेस, यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन इक्वल अमाउंट। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब है हाई या ज्यादा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बीकर में आपने जितना वाटर लिया, मतलब जितना अमाउंट आपका सॉल्वेंट का है उससे ज्यादा अमाउंट आपके सॉल्यूट का है, ठीक है। सॉल्यूट इज मोर, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉल्यूट मोर एंड सॉल्वेंट लेस। देखो ये जो टर्म है हाइपरटोनिक, फिर से हमें ये सॉल्यूट के बारे में बता रहा है कि सॉल्यूट ज्यादा है, तो हमें खुद ही समझ जाना है कि सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली कम ही होगा। तो ये 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इज मोर, और ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत कम है और सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। अब हमने इसमें एक सेल डाला है, ठीक है। आपकी एक्टिविटी यही कहती है कि इन तीनों कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में आपको एक सेल डालना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है कि सेल के साथ क्या प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर, हमें पता है कि वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। तो अब हमें पता लगाना है कि कौन सा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर कहां से कहां मूव करेगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इज मोर मीन्स इन द एक्सटर्नल मीडियम, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है बीकर। देखो सेल के कंपैरिजन में तो बीकर का जो एनवायरमेंट है वो उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हम क्या बोल रहे हैं, सोल्यूट इज मोर। इफ सोल्यूट इज मोर इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। रीजन आप खुद लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज मोर सॉल्वेंट इन द आउटसाइड मीडियम, ठीक है। तो सेल की कंडीशन क्या होगी, सेल के साथ में क्या होगा, उसके अंदर पानी भरे जा रहा है ना, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमने जैसा कि पहले भी बात की है कि वाटर विल मूव टुवर्ड्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वाटर ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये सेल है तो वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, तो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सेल विल स्वेल। तो हाइपोटोनिक कंडीशन जिसमें कि सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सेल क्या होगा, सेल इंक्रीज हो जाएगा साइज में। दूसरे वाले में सेम कंडीशन है, कैसी सेम कंडीशन है,
अब सेल के अंदर का जो जितना कॉन्सेंट्रेशन है सेल के बाहर वाले मीडियम में भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो वाटर एक्सचेंज तो होगा, कुछ वाटर सेल के बाहर आएगा, कुछ वाटर सेल के अंदर जाएगा, बट द अमाउंट विल बी सेम। दोनों की अमाउंट सेम होगी तो कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज हमें नहीं नजर आएगा। ना तो हमें ये पता चलेगा कि सेल स्वेल हो रहा है, ना हमें ये पता चलेगा कि सेल श्रिंक हो रहा है। तो नेट मूवमेंट हमें वाटर का नहीं पता चलेगा। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो साइज क्या रह जाएगा सेल का, एज इट इज। साइज ऑफ सेल विल रिमेन सेम, ठीक है। इस वाली कंडीशन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन हमें क्या कह रही है कि सॉल्यूट इज मोर एंड सॉल्वेंट इज लेस। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमने सेल को पुट किया है तो सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, उसमें तो वाटर ज्यादा है, लेकिन बाहर के एनवायरमेंट में जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है इसमें वाटर क्या है, कम है। तो वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। अब जब वाटर सेल के बाहर मूव करेगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना। सेल विल श्रिंक, ठीक है। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है। क्या आपको ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करती हूं। कैसे समझेंगे इसको? अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। इफ द मीडियम आउटसाइड सेल इज डाइल्यूटेड। ये लाइन क्या कह रही है कि सेल के बाहर वाला मीडियम डाइल्यूट है। वो जो अभी कंडीशन समझाई थी, बीकर बना के सेम बात कह रहा है। देन the water will move inside the cell। ये वो बात है जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है और इसी चीज को हमने डायग्राम बना के समझ लिया था। अगर आपको वो वैसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझ लो। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होगा, वो होगा इन टर्म्स में। आपको लगेगा हाइपोटोनिक, आप इसको वाटर से रिलेट करोगे कि हाइपो मतलब लेस, और आप समझोगे कि पानी कम है एनवायरमेंट में, आउटसाइड द एनवायरमेंट। बट ऐसा नहीं है। जब आप इस टर्म को समझोगे हाइपोटोनिक, तो आपको सोल्यूट के रेस्पेक्ट में टर्म को समझना है, लेकिन मूवमेंट किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करोगे, वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस से एक टर्म याद रखना कि यहाँ पे वाटर के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप टर्म पढ़ोगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा, इफ द मीडियम आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल is of same concentration, then there will be no net movement of water, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सेल के बाहर और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, मीडियम का। तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर, कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल चेंज हमें नहीं नजर आएगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है, हाइपरटोनिक, इफ द मीडियम आउटसाइड द सेल इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा और सॉल्वेंट बहुत कम है, ठीक है ना। देन द वाटर
will move outside the cell। जो बात अभी हमने डायग्राम बना के समझी थी वही बात हमने लिख के समझ ली है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें भी क्या किया गया है कि फर्स्ट इज हाइपोटोनिक कंडीशन, उसमें सेल को डाला गया है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों को ही। आगे जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। अभी आप इतना समझो, जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें सेल को डाला गया है हाइपोटोनिक कंडीशन में, और सेल क्या बर्स्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा फूल गया है, स्वेल कर गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटसाइड द मीडियम वाटर का लेवल ज्यादा है, सॉल्वेंट का लेवल ज्यादा है। नेक्स्ट वाले में, सेकेंड वाली स्टेज में क्या शो कर रहा है कि सेल का जो शेप है और साइज है उतना का उतना ही है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल दोनों ही जगह सेम है। थर्ड वाली कंडीशन आपको बता रही है हाइपरटोनिक, मतलब थर्ड वाले में सेल का साइज देखो कैसे श्रिंक हो गया है। ठीक है, छोटा हो गया है। क्यों? कि वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर गया है। किस वजह से? बिकॉज द सॉल्यूशन वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, सॉल्वेंट बहुत लेस अमाउंट में था और सॉल्यूट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था। तो इस वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया सेल और आउटर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। तो वाटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल और सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। चीज आपको समझ में आ गई। अब एक एक्टिविटी आपकी इसमें दी हुई है, ये आप अपने घर में परफॉर्म भी कर सकते हो कि रेजिन्स होती है, किशमिश जिसको हम बोलते हैं, जब उसको आप पानी में, जैसे चलो हम खीर बनाते हैं तो नॉर्मली आप किशमिश को देखना कि वो कैसे पिचकी हुई रहती है ना? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड उसके अंदर सोल्यूट रहता है और उसमें फ्लूइड बहुत कम है, लिक्विड वाला पोर्शन बहुत ही कम है, इसीलिए तो सूखी हुई दिखती है। ठीक है, जब उसको खीर में डालते हैं तो खीर मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूध या पानी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर विल मूव इनसाइड द रेजिन। रेजिन के इनसाइड अगर वाटर मूव करेगा तो वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, हम सबने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका दे रखा है एग के साथ में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। अब 2-3 चीजें समझो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले। दिस इज एग, और जो व्हाइट कलर की जो लेयर दिखाई देती है, एक शेल दिखाई देती है आपको, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये HCl एसिड डालने पे डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एग को हम डाइल्यूट HCl में डालेंगे। जब ये मेम्ब्रेन घुल जाएगी व्हाइट वाली कैल्शियम कार्बोनेट वाली, तो अंदर से एक और झिल्ली निकलेगी, एक और मेम्ब्रेन निकलेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन निकलेगी इसके बाद में। अब हमें 2 सॉल्यूशन बनाने हैं, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। ठीक है, ये 2 बीकर लिए हमने, और ये एक्सपेरिमेंट हम घर में ही कर सकते हैं, बट घर में ना करो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि HCl एसिड कहां से लाओगे? ठीक है, और एसिड के साथ में आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अकेले मत करना। ठीक है, ये है वाटर लेवल, चेक कर लेना, इसका इतना लेवल है और इसका इतना लेवल है। इसमें हमने ऐड किया सोल्यूट। ठीक है, इतना सोल्यूट ऐड किया, और इसमें हमने इतना सोल्यूट ऐड किया। देखो, अगर हम यहाँ पे बीकर में वाटर ले रहे हैं तो आप चीनी या नमक ले सकते हो एज ए सोल्यूट। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन होगी जिसमें सोल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो? वो कंडीशन क्या थी? वो थी हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप एग को प्लेस करोगे, यहाँ पे आपने एग को प्लेस कर दिया। ठीक है, ये जो एग था जिसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन व्हाइट कलर वाली मेम्ब्रेन हट चुकी थी। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसी है? सोल्यूट इज वेरी हाई एंड सॉल्वेंट इज वेरी लो। ठीक है, तो इसमें जब आपने एग को डाला तो क्या कंडीशन होगी? ये है हाइपरटोनिक। इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में एग्जैक्टली जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही चीज होने वाली है। इसमें वाटर विल मूव इनसाइड द एग। जब पानी एग के अंदर मूव करेगा तो एग का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर विल मूव इनसाइड द एग
ठीक है, एग के इनसाइड वाटर मूव करेगा इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या होगा कि एग से वाटर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द मीडियम इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड, सॉल्यूट बहुत कम है। वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल। इसमें सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक होगा। सेल का मतलब यहाँ पे एग है, एग भी तो एक सेल ही है, ठीक है, एग लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रिंक होगा और यहाँ पे क्या हो गया? स्वेलो हो गया। तो ये आपको ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस हो कैसे रहा है। अब एक कंडीशन है जिसमें वाटर अंदर की तरफ मूव किया है, एक कंडीशन है जिसमें वाटर बाहर की तरफ मूव किया है। तो इन दोनों के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज कर लेते हैं। इसमें हो रहा है एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। एंडो मतलब होता है अंदर, तो अंदर की तरफ वाटर मूव किया था, तो इसके लिए हमने एक टर्म यूज कर लिया एंडो ऑस्मोसिस। और इसमें वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एग से या फिर सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सो ऑस्मोसिस। इसमें एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सो मतलब आउटसाइड बाहर, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। अभी हमने कंप्लीट किया है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।